हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज अप 24 में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। ओके दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। आपका ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी है आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी है खुदाई खिदमतगारों को, ऑप्शन डी है रानी गैदिन लियो द्वारा नियुक्त लोगों को। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, खुदाई खिदमतगार के सदस्यों को हम लोग लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट है जो इसके बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं विशेष पॉइंट पर। तो कुछ विशेष पॉइंट इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला नंबर पॉइंट है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना वर्ष 1829 में की गई थी, 1829 में की गई थी। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि खान अब्दुल गफ़र खान द्वारा इस संगठन का स्थापना किया गया था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि खान अब्दुल गफ़र खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ओके दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि खान अब्दुल गफ़र खान एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और ये दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाई परमानंद द्वारा, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस द्वारा, ऑप्शन सी है वीर सावरकर द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। आइए दोस्तों चलते इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि अभिनव भारत एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट है इसका स्थापना 1905 ईस्वी में वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और ये सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर सवाल ये कह रहा है पंजाब में हुए कुका विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे। ओके दोस्तों, पंजाब में हुए कुका विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे। आपका ऑप्शन ए राम बहादुर सिंह, ऑप्शन बी सुदर्शन सिंह, ऑप्शन सी राजा रंजीत सिंह, ऑप्शन डी बाबा राम सिंह। ओके, ऑप्शन बाबा राम सिंह। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बाबा राम सिंह के द्वारा कुका विद्रोह से जुड़े हुए थे बाबा राम सिंह। तो आइए इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, इस आंदोलन पहला नंबर पॉइंट है इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल ने की थी। दूसरा नंबर पॉइंट है इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था। ओके दोस्तों, और तीसरा नंबर पॉइंट है फिर 1863 ईस्वी में बाबा राम सिंह ने पुनः इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर। और इस सवाल नंबर है 4। चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है किस वायसराय के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ओके दोस्तों, किस वायसराय के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। आपका ऑप्शन है हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, ऑप्शन सी रीडिंग के शासनकाल में, ऑप्शन डी मिंटो 2 के शासनकाल में। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ओके दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में यह पारित हुआ था, मतलब रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है 1919 ईस्वी में इसे पारित किया गया था।
ओके, जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिविधियों और विद्रोह को दबाना था। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट है कि रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ओके दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट है इस कानून के तहत किसी भी आदमी को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने की शक्ति थी इसके पास। ओके दोस्तों, इस कानून में यही था, इसलिए इसका नाम काला कानून रखा गया था। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर। तो अब आपका अगला सवाल है, अर्थात 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे? निम्नलिखित में कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे? आपका ऑप्शन है नागपुर को, ऑप्शन बी है झांसी को, ऑप्शन डी है सतारा को, ऑप्शन सी है सतारा को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। ओके दोस्तों, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं कुछ विशेष पॉइंट को जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। लॉर्ड पहला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति से यह कार्य संपन्न हुआ था। ओके दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति से यह कार्य संपन्न हुआ था या हो पाया था। ओके दोस्तों, सतारा को 1848 को अधिकृत किया गया था। जैतपुर तथा संबलपुर को 1849 ईस्वी को किया गया था। बघाट को 1850 ईस्वी में किया गया था। उदयपुर को 1852 ईस्वी में किया गया था। झांसी को 1853 ईस्वी में किया गया था। नागपुर को 1854 ईस्वी में किया गया था। इसी प्रकार से ओके दोस्तों, विलय नीति से इस सभी राज्य को अपने अंदर अधिकृत कर लिया गया था। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आपका अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 6। छठा नंबर सवाल ये कह रहा है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तीसरा कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अंग्रेजी फौजों तथा हैदर अली के बीच, ऑप्शन बी है अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी फौजों तथा हैदर अली के बीच, ऑप्शन डी है अंग्रेजी फौजों तथा टीपू सुल्तान के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसियों के बीच यह तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ओके दोस्तों, तो आइए इसके विशेष पॉइंट को कुछ जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच हुआ था। ओके दोस्तों, दूसरा कर्नाटक युद्ध था वो 1748 से 1754 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। ओके दोस्तों, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। चौथा नंबर पॉइंट जो है, सर आर्यकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने 1760 में वाडिवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया और बुस्सी को युद्ध बंदी बना लिया गया था। ओके दोस्तों, तो आइए आपको चलते हैं आपका अगला सवाल पर। ओके दोस्तों, अगला सवाल अर्थात 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों ने निम्नलिखित में से किससे पराजित हुए थे? मतलब किससे हार गए थे लोग? कौन? मराठा। जितने मराठे किससे हार गए थे? आपका ऑप्शन है अफगान से, ऑप्शन बी है मुगल से, ऑप्शन सी है अंग्रेज से, ऑप्शन डी है फ्रेंच से। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अफगान से वो लोग हार गए थे, कौन? मराठे लोग पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो दोस्तों चलते हैं आपका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह और मराठा सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा सेनाओं की हार हुई थी। ओके दोस्तों, तो चलते आपका अगला सवाल पर, और यह सवाल नंबर 8। 8वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहते हैं? ओके दोस्तों, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहते हैं? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है प्लेटिपस को, ऑप्शन बी है कुकाबरा को, ऑप्शन सी है कोआला को, ऑप्शन डी है लायर पक्षी को। आपका सही ऑप्शन है
ऑप्शन बी कुकाबरा को लॉफिंग जैक के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। पहला नंबर पॉइंट है, प्लेटिपस स्तनधारी जीव है। प्लेटिपस एक स्तनधारी जीव है, लेकिन वह अंडा भी देते हैं। ओके दोस्तों, स्तनधारी होने के बाद भी या बावजूद भी। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है, कुकाबरा एक पक्षी है पर इसकी आवाज़ बहुत मीठी है और इसी मीठी आवाज़ के कारण ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि कोआला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। कोआला एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और इसका शरीर का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, अर्थात 60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर के बीच इसका शरीर लंबा होता है। ओके दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि लायर पक्षी जो है आकार में इससे भी ज़्यादा बहुत छोटा होता है, मतलब शरीर की जो आकार है 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई होता है। ओके दोस्तों, और इसका पंख बहुत विभिन्न कलरों से सजे होते हैं। ओके, विभिन्न रंगों से इसका जो पंख होता है किसका, लायर पक्षी का सजे होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर और एट्रैक्टिव लगते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आपका अगले पॉइंट पर, अगला सवाल पर। यह है सवाल नंबर आपका 9। 9वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है जेम्स कुक ने, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक मिशर ने, ऑप्शन सी है जॉर्ज क्रम ने, ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ओके दोस्तों, तो का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जेम्स कुक ने। ओके दोस्तों, जेम्स कुक्स के द्वारा अंटार्कटिका की खोज किया गया था। तो इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया गया था। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। और तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज किया था। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर आपका 10वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि फरक्का बैराज यानी बांध भारत और किस देश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण बना हुआ है। फरक्का बैराज यानी बांध भारत और किस देश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण बना हुआ है। आपका ऑप्शन है बांग्लादेश के बीच, पाकिस्तान के बीच, या चीन के बीच, या नेपाल के बीच। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बांग्लादेश और भारत के बीच ये विवाद बना हुआ है। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका विशेष पॉइंट कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट जो है, फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा नदी पर बना हुआ है। ओके दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज बना हुआ है। ओके दोस्तों, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, पानी के वितरण के कारण दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है या बना हुआ है। ओके दोस्तों, किसके, बांग्लादेश और भारत के बीच पानी के वितरण को लेकर ही इसके बीच विवाद बना हुआ है। दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि फरक्का बैराज का निर्माण 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1970 ईस्वी में इसका कार्य संपन्न हुआ। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि फरक्का बैराज की जो लंबाई है वो 2304 मीटर है। अगर फीट की बात करें तो 7559 फीट है। ओके दोस्तों, 7559 कितना, 7559 फीट इसका लंबाई है, किसकी, फरक्का बैराज की। आइए दोस्तों चलते हैं आपका अगले सवाल पर, अगला सवाल पर, और ये सवाल नंबर है 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि तुर्की की राजधानी क्या है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी है कैनबरा, ऑप्शन सी है वेलिंगटन, ऑप्शन डी है अंकारा। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, मतलब तुर्की का राजधानी अंकारा है। ओके, अंकारा। आइए इसका कुछ विशेष पॉइंट को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है, अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है, यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। ओके, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है। ओके दोस्तों,
इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जान सकें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।